अनामिका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए आगे जैसे जैसे खबर अपडेट होती है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब शुरू करते हैं खबर 1 मिनट, वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण। नेपाल की यात्रा से लौटते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के मेहमान बनेंगे। सीएम आवास पर पीएम मोदी मुख्यमंत्री और बाकी सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। कोर्ट के आदेश के बाद आज ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा हुआ। तीसरे दिन कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम ने मस्जिद के वजू करने की जगह की वीडियोग्राफी की और साथ ही मस्जिद में मौजूद तालाब से पानी निकालकर वीडियो बनाया गया। यानी तीसरे दिन का सर्वे भी शांतिपूर्ण माहौल में हुआ। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। कल यानी मंगलवार को 3 दिन में करीब 12 घंटे तक चले सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक। जब पहली बार पीएम मोदी यहां आए थे तो उस वक्त क्या हुआ था ये आपको बताते हैं। और इधर खबर वाराणसी से ले लेते हैं। ज्ञानवापी परिसर की वीडियोग्राफी का काम आज पूरा हो गया है। 3 दिन तक करीब 12 घंटे चले सर्वे में आज तीसरे दिन का सर्वे हुआ। कल यानी कि 17 मई को कोर्ट में 3 दिन के सर्वे की रिपोर्ट रखी जानी है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस को लेकर चल रहा सर्वे का काम आज पूरा हो गया, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष ने दावा कर दिया कि उसे ज्ञानवापी वजूखाने में शिवलिंग मिला है। बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सीआरपीएफ की निगरानी में रखने का ऑर्डर दे दिया। वजू खाने में शिवलिंग मिला था, उसको हमने मांग की है कि उसको वहाँ पे सील कर दिया जाए और जिस पे माननीय न्यायालय ने अभी आदेश पारित किया है और उस पूरे परिसर को सील कर दिया जाएगा और सीआरपीएफ के कमांडेंट इसको मॉनिटर करेंगे। हालांकि प्रशासन की ओर से मस्जिद में मिले किसी भी साक्ष्य को सार्वजनिक करने से इनकार किया गया। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की रिपोर्ट पर कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन इसी बीच दावों पर सियासत शुरू हो गई है। वादी पक्ष एक ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ओवैसी कुछ और ही कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वजूखाने में शिवलिंग के दावे पर हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद ज्ञानवापी केस को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आगे के क्या कदम होंगे, हमारे मार्गदर्शक मंडल की बैठक में अगले मास हरिद्वार में इस पर आगे सोचेंगे। शिवलिंग है तो उसको सब लोग स्वीकार करें, ओवैसी भी स्वीकार करें। वीएचपी ने ओवैसी को सियासत नहीं करने की नसीहत दी। वहीं ओवैसी ज्ञानवापी को लेकर आखिरी दम तक लड़ने की बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। बीजेपी ज्ञानवापी केस में कोर्ट के फैसले के साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ओवैसी के बयान को बेबुनियाद बताया। वो हैदराबाद में बैठे बैठे जो बक रहे हैं उनको बकने दीजिए। उत्तर प्रदेश में उनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सभी लोग उस पर नजर रखें। और इधर बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीएम मोदी बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में थे। नेपाल में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। अपने 5वें दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना राम भी अधूरे हैं। पीएम मोदी आज अपने 5वें नेपाल दौरे पर लुम्बिनी पहुंचे, जहां पीएम मोदी शेर बहादुर देउबा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन किया। पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर में पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना की और जल अर्पित किया।
बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला रखी। कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। लुम्बिनी में भी पीएम मोदी का बाल प्रेम देखने को मिला। पीएम ने बच्चों को टॉफियां बांटी। दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर द्विपक्षीय चर्चा के साथ साथ कई MOU भी साइन हुए। और इधर नेपाल में एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को हिमालय से भी मजबूत बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के सहयोग से दोनों देशों में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में पीएम मोदी करीब 4.5 घंटे रहे। इस बीच दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल में भारत ने कई विकास काम किए हैं। हमारी सरकारों ने भैरवा और सोनौली में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाने जैसे फैसले भी लिए हैं। इसका काम भी शुरू हो गया है। ये पोस्ट बनने के बाद बॉर्डर पर लोगों के आवागमन के लिए सुविधा बढ़ेगी। पीएम मोदी ने संबंधों पर बात करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हिमालय से भी ज्यादा मजबूत संबंध हैं। भारत और नेपाल दोनों ही देशों के बीच मिलकर के काम करने के लिए ऐसी अपार संभावनाएं हैं। हमारे इन प्रयासों का लाभ दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल है। इधर लुम्बिनी के बाद पीएम मोदी कुशीनगर में बुद्ध परिनिर्वाण स्थल पहुंचे। वहां पर उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। यानी कि पीएम मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन को बुद्ध के ही नाम समर्पित कर दिया। लुम्बिनी के बाद पीएम मोदी कुशीनगर में बुद्ध परिनिर्वाण स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। यानी पीएम मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन को बुद्ध को ही समर्पित कर दिया। भगवान बुद्ध के 2566वीं जयंती पर बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। नेपाल के लुम्बिनी से आने के बाद पीएम कुशीनगर में करीब 40 मिनट रुके। यहां हेलीपैड से बुद्ध मंदिर जाने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी की सेवा ली। उसके बाद पीएम बुद्ध परिनिर्वाण स्थली पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भगवान बुद्ध के मंदिर में बौद्ध संतों ने पीएम मोदी की पूजा करवाई। पीएम मोदी ने भगवान को पीला वस्त्र भी चढ़ाया। पीएम मोदी के कुशीनगर दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही कड़ी रखी गई थी। कुशीनगर के बाद पीएम मोदी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। और अब कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। जेल में बंद मुख्तार की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है। गाजीपुर कोर्ट में एक पुराने गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी की वर्चुअल पेशी हुई और साथ ही कोर्ट में अवधेश राय हत्याकांड में पूर्व विधायक अजय राय की गवाही भी हुई। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट के मामले में वर्चुअल पेशी हुई। 1996 में गाजीपुर के सदर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज केस के मामले में सुनवाई हुई। क्या डिटेल? सन 1996 में कोतवाली गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के विरुद्ध एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके गैंग चार्ट में अन्य मुकदमों के साथ साथ बनारस में जो अवधेश राय की हत्या हुई थी, उस हत्या का मुकदमा का भी उल्लेख था। वहीं इस केस में अवधेश राय हत्याकांड को भी शामिल किया गया है। अवधेश राय हत्याकांड के वादी पूर्व विधायक अजय राय की कोर्ट में गवाही हुई। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को होगी। आज ये गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आज यहाँ पर हमारी गवाही थी। आज माननीय न्यायाधीश ने मेरी गवाही कराई है और निश्चित तौर से हम सब लोग न्यायालय के ऊपर पूरा हम लोग को भरोसा है कि इसमें न्याय मिलेगा और मुख्तार अंसारी को सजा होगा। इधर माफिया अतीक की भी मुश्किलें और बढ़ने वाली है। इस बार अतीक के भाई पर शिकंजा और कसने वाला है। अतीक का छोटा भाई बरेली जेल में बंद है, जिस पर प्रॉपर्टी डीलर को धमकाने के आरोप लगे हैं।
गुजरात की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। ताजा मामला बाहुबली अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ से जुड़ा है। बरेली जेल में बंद पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ जेल से धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। धूमनगंज के प्रॉपर्टी डीलर सूरजपाल ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। एफआईआर के मुताबिक सूरजपाल ने अशरफ के साथ 5 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने, धमकी देने, जानलेवा हमले करने और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद धूमनगंज थाना पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आरोप है कि 13 नवंबर 2021 को जब उन्होंने काम शुरू किया तो पूर्व विधायक अशरफ के इशारे पर नामजद आरोपी वहां पहुंच गए। नामजद आरोपियों ने सूरजपाल को गालियां दी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी मामले में धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इधर यूपी में माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। शाहजहांपुर में शराब माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई, जहां पर लाखों की शराब नष्ट की गई। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इस बार पुलिस ने शराब माफिया को निशाने पर लिया। शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2.5 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां, 2 लग्जरी कार, तमंचे, नकदी और मोबाइल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी शराब तस्कर लग्जरी कारों के जरिए बरेली शाहजहांपुर में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी कर रहे थे। इसमें भी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 2 मोबाइल फोन, 7,000 रुपए लगभग बरामद हुए हैं इनकी जमा तलाशी में। इनसे पूछताछ में पाया गया है कि ये हरियाणा से शराब लेकर इसी प्रकार की छोटी। उधर आजमगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। 1946